नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 केमिस्ट्री के, जो कि है तत्वों का वर्गीकरण तथा उनको गुणों में जो अपवर्त्यता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके बारे में नहीं समझेंगे तो सबसे पहले हमें जो चीज़ देखनी होगी वो दोस्तों है, देखिए जो तत्वों का वर्गीकरण है वो एक आवर्त में होता है। तो देखिए आवर्त सारणी तैयार की गई थी तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि भैया ये आवर्त सारणी क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम इस आवर्त सारणी को ही समझेंगे। ठीक है, तो देखिए मेंडलीफ ने तत्वों को, ठीक है, उनके, ध्यान दीजिएगा, उनके परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। ठीक है, तब एक सारणी प्राप्त हुई। ठीक है, सारणी प्राप्त हुई जिसे क्या कहा गया, आवर्त सारणी कहा गया। ठीक है, आवर्त सारणी कहा गया। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक आवर्त नियम क्या है। ठीक है, फर्स्ट पीरियोडिक लॉ। ठीक है, इसके बारे में देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट पीरियोडिक लॉ है वो केवल एक ही चीज़ पर निर्भर करता है, क्या है, परमाणु भार। फर्स्ट पीरियोडिक लॉ में क्या था कि भैया फर्स्ट पीरियोडिक लॉ में सिर्फ इतनी बात थी कि जो तत्व है वो किसमें है, परमाणु भार के आवर्ती फलन है। किसके, परमाणु भार के आवर्ती फलन है। ठीक है, इतनी बात याद कर लीजिए, आपका जो पहला लॉ है वो खत्म हो जाता है यहीं पर। और बिल्कुल नॉर्मली, और देखिए कुछ नहीं है, क्या है, सिंपल कि कुछ समय अंतराल के बाद क्या होता है कि इनके जो तत्व होते, तत्वों के जो भौतिक तथा रासायनिक गुण होते हैं उनकी पुनरावृत्ति होने लगती है। मतलब 1 से लेके 8 तक जो तत्व को गुण होंगे, उसके बाद जो गुण जो तत्व आगे के आएंगे, यानी 9, 10, 11, 12 परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व आएंगे, उनके जो गुण होंगे वो 1 से लेके 8 तक के गुण जो होंगे तत्वों के, उनसे समानता रखेंगे। कुछ ना कुछ समानता जरूर होगी, या तो भौतिक गुण समान होगा या रासायनिक गुण समान होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए आवर्त सारणी की विशेषता, क्वालिटीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज, देखिए जो सारणी होती है, ठीक है, आवर्त सारणी की विशेषताएं ध्यान दीजिए। तो सारणी, आवर्त सारणी में क्या होते हैं भैया, 7 क्षैतिज खाने होते हैं जिनको हम आवर्त कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, 7 क्षैतिज खाने होते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे, 7 ही होंगे। और देखिए जितनी भी आवर्त सारणियाँ हैं उनमें सारे के सारी आवर्त सारणियों में केवल 7 ही क्षैतिज खाने होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, इस सारणी में 8 ऊर्ध्वदर, ऊर्ध्वदर कॉलम होते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वदर ये थोड़ा पेचीदा वर्ड है तो इसको बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, कोई नहीं। इसको क्या, ये जो ऊर्ध्वदर यानी खड़ी लाइनें, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए खड़ी लाइनें होती हैं इस टाइप की, ये देखिए इस टाइप की लाइन होती है। ठीक है, इसमें अब इसमें यहाँ तत्व लिखा हुआ, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ इस टाइप से, इस टाइप से होता है। ठीक है, तो अब नॉर्मल, अब देखिए देखिए 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं जिनको वर्ग कहते हैं। बाद में क्या था, बाद में इसमें एक और वर्ग मिला दिया गया जिसको शून्य समूह कहा जाता है। और इसमें क्या होता है भैया, इसमें अक्रिय गैसें रखी जाती हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा बात और याद रखने लायक है, वो क्या है कि 8वें वर्ग और शून्य समूह, यानी 8वें समूह और शून्य समूह। देखिए समूह का मतलब क्या होता है, समूह को हम इंग्लिश में ग्रुप कह सकते हैं, और ग्रुप को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, वर्ग कहते हैं। अब आप ये बात ध्यान से देखिएगा कि छोड़कर सभी उपवर्गों या उपसमूह में बांटा जा सकता है। यानी 8वां समूह, ध्यान दीजिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप ध्यान दीजिएगा कि 8वां समूह, ठीक है, 8वां समूह और शून्य समूह, शून्य समूह के बारे में मैंने अभी आपको जानकारी दी थी कि क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो दोनों होती हैं, इनको छोड़कर सभी को भैया किस में बांटा जाता है, उपसमूह में बांट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए जो 7वां है उसे हम किस में बांट देंगे, किन उपसमूह में बढ़ जाएगा, 7A और 7B। ठीक है, ऐसे बढ़ता है। अब ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि इस सारणी में देखिए, एक सारणी में का एक छोटा सा दोष भी था, लेकिन ये विशेषता में लिख गया है तो कोई नहीं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस सारणी में जी क्या था कि हाइड्रोजन जो है उसको फर्स्ट ए तथा 7th ए समूह में रखा गया। अब 7th ए में किस क्यों रखा गया, इसे हैलोजनों के साथ रखा गया। 7th ए जो समूह है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ ले कोई कि जो हैलोजने हैं उनको किस समूह में रखा जाता है, तो आप बोलेंगे 7th ए समूह में रखा जाता है। ठीक है, अगर बात करें कि भैया हाइड्रोजन को भी देखिए 7th ए में रखा जाता है, लेकिन एक मेन चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हाइड्रोजन को भी 7th ए में भी रखा जाता है, और फर्स्ट ए में भी रखा जाता है, और 7th ए में भी रखा जाता है, दोनों में रखा जाता है। इसको हाइड्रोजनों के साथ भी रखा जाता है, और फर्स्ट ए में कौन सी होती है भैया, क्षार धातुएं रहती हैं, फर्स्ट ए में क्षार धातुएं रहती हैं, तो इनके साथ भी इसको रखा जाता है। ठीक है, ये देखिए हाइड्रोजन का गुण तो नहीं कह सकते, लेकिन ये इनकी आवर्त सारणी की दोस्त थी। ठीक है, ये इनकी आवर्त सारणी का दोस्त था। तो जब आवर्त सारणी का दोष था तो इसको हम दोष में भी पढ़ेंगे। देखिए आगे जब हम इसके दोष देखेंगे तो उसमें भी हम पढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए कि इस सारणी में एक ही समूह में पाए जाने वाले तत्वों के गुणों में समानता होती है। देखिए मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा कि जो एक ही समूह में तत्व होते हैं
जैसे कि आवर्त सारणी में आपने पहला ही वर्ग ले लीजिए, इससे यहाँ पर लिखते हैं जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, और लिथियम है, पोटेशियम है, तो ये इन जो तत्व होंगे इनकी कुछ ना कुछ गुणों में समानता होगी। समानता क्या होगी, जैसे मान लीजिए हो सकता है किसी का भौतिक गुण समान हो, रासायनिक गुण समान हो, मतलब कुछ ना कुछ गुणों में समानता होगी, ठीक है। और देखिए 8वां पॉइंट देखिए कि इस सारणी में तत्वों के वर्ग संख्या ही, मतलब जो तत्व जिस वर्ग में उपस्थित होगा वही उसकी संयोजकता कहलाएगी, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात देखिए, इसका एक नोट है। नोट क्यों है, क्योंकि बात ऐसी थी, इनकी आवर्त सारणी जो थी वो चेंज क्यों की गई, उसका रीज़न ये था कि इन्होंने क्या किया था, इनके समय में पूरे तत्व ज्ञात नहीं हो पाए थे, मतलब पूरे तत्व ज्ञात नहीं हो पाए थे, मुश्किल से 50 से 60 तत्व, या कह सकते हैं लगभग 68 तत्व ज्ञात थे इनके समय में। जब 68 तत्व ज्ञात थे तो भैया ये 68 तत्वों में क्या कर लेते, तो इन्होंने क्या किया, उन 68 तत्वों को तो व्यवस्थित कर दिया, लेकिन इन्होंने एक छोटी सी चीज़ चेंज की। वो क्या चीज़ थी कि इन्होंने क्या किया कि अपनी आवर्त सारणी में जो नए तत्व आने वाले थे उनको इन्होंने क्या किया, उनको इन्होंने सिंपल व्यवस्थित, मतलब एक तरीके से इन्होंने उनके लिए जगह छोड़ दी, मतलब भविष्यवाणी कर देना, ठीक है। ज्योतिष बन गए थे ये एक टाइप के, इनको हम ज्योतिष के नाम से भी जान लेंगे, ठीक है, कोई नहीं है। मज़ा कर रहा था, थोड़ा सा फन कर दिया, कोई नहीं। तो देखिए ज्योतिष के नाम से भी हम इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि भैया ये तत्व आएगा और इस तत्व के लिए हम ये कमरा छोड़ दे रहे हैं, तो ये तत्व इस कमरे में रहेगा, इसके लिए जो भी चीज़ें हैं खान पान की वो इसमें धर दो, ठीक है। ऐसे ऐसा किया इन्होंने। अब नॉर्मल चीज़ें ये थी, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, भविष्यवाणी कर दी थी उनके गुणों के बारे में, ठीक है। खाली स्थान भी छोड़ा था, तो ये मेंडलीव की आप समझ लीजिए। अगर आपसे पूछा कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणियों की मूल आवर्त सारणी की विशेषता बताओ, तो ये आप सारे बिल्कुल आपको याद याद ऐसे होंगे। देखिए याद करने का तरीका नॉर्मल है, बिल्कुल आप आराम से बात को ध्यान से समझते हुए चलो ना कि बात कह क्या रहा है। आप समझते नहीं हो, बिल्कुल रट लेते हो बात को, रटना नहीं होता है, बिल्कुल आराम से समझ के बात करते हैं, ठीक है। समझ के चलेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ है, देखिए मैंने बोला था जो मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी है, इसका भैया सीधा सीधा आधार क्या था, देखिए आधार इसका था परमाणु भार, यानी एटॉमिक मास, ठीक है। और इसमें क्या था, जो लेंथेनाइट और एक्थेनाइट श्रृंखला है या एंथेनाइट श्रेणी है, इनको नीचे स्थान दिया गया है, मतलब दिया गया है लेकिन नीचे दिया गया है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, नीचे दिया है। अब इसका अनुप्रयोग देखिए, देखिए अनुप्रयोग इसके कितने हैं, एक अनुप्रयोग है, दो अनुप्रयोग है और तीसरा और ये चौथा। अब देखिए ये अनुप्रयोग क्या होता है, ये बात देखिए पहले। तो देखिए तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने में अनुप्रयोग का मतलब होता है इनका यूज़, ठीक है। इनकी आवर्त सारणी थी वो कहाँ पर उपयोगी साबित हुई, ठीक है। तो देखिए संयोजकता ज्ञात करने में इनकी सारणी का उपयोग किया गया। तुल्यांकी भार, ठीक है, तत्व किसी कोई भी तत्व है उसका तुल्यांकी भार ज्ञात करने में मतलब इसको यूज़ किया गया, ठीक है। अशुद्ध परमाणु भार को शुद्ध करने में, मान लीजिए कोई भी तत्व है तो उसका परमाणु भार, जैसे मान लीजिए क्लोरीन, क्लोरीन है। अब देखिए क्लोरीन का हम परमाणु भार क्या लिखते हैं, क्लोरीन का परमाणु भार देखिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं Cl35, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ये लिखते हैं हम। लेकिन ये होता नहीं है, एग्जैक्ट ये नहीं होता। जब हम इनकी मूल आवर्त सारणी देखेंगे जिसमें तत्व परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है, तो उसमें क्या है, उसमें हमें सीधे सीधे निश्चित दे रखा है, ये होता है शुद्ध परमाणु भार इसका, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि क्लोरीन का एटॉमिक मास बताओ, तो देखिए क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर एग्जैक्ट आपसे पूछे तो इतना होता है, और आप नॉर्मली अगर लेना चाहें तो ये वाला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम यूज़ करते हैं जब हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाली वैल्यू भी आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इससे आंसर गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, लेकिन इससे थोड़ा बहुत चेंज आएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट निश्चित वैल्यू यही होती है, निश्चित यही होती है, ठीक है। चलिए अभी हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम और चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अज्ञात तत्वों की भविष्यवाणी कर दी इन्होंने, मैंने बोला था, पिछले ही बोला था कि अज्ञात तत्वों की इन्होंने भविष्यवाणी की थी, ठीक है। अब बात करते हैं आवर्त सारणी के दोष। देखिए ये चीज़ आ गई, मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था कि आवर्त सारणी के दोष। सबसे पहली बात देखिए, वही बात हाइड्रोजन वाली ही बात आ गई भैया। अब एक बात बताओ मेरे को, आप समझ लीजिए जैसे मैं हूँ, अब मैं एक समय में दो जगह कैसे प्रेजेंट रह सकता हूँ। अगर मुझसे कोई बोले कि यार मैंने तुम्हें स्कूल की तुम तो स्कूल गए थे लेकिन मैंने तो तुम्हें बाहर देखा था। अब भाई बताओ मैं कैसे, यार मैं स्कूल में था उस समय, तो मैं बाहर कैसे रह सकता हूँ, बिल्कुल नहीं रह सकता ना। एक समय पे एक ही जगह तो रह सकता हूँ। तो एक बंदा एक समय पे एक ही जगह रह सकता है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने
जो हमारा भैया हाइड्रोजन भाई था, इसको इसको इन्होंने क्या किया, इसको इन्होंने बेचारे को दो जगह रख दिया। बोले नहीं, हमें कैसे नहीं मानेगा, तू हमारी बात मानेगा भाई, हम तेरे को रखेंगे, तू कैसे नहीं रहेगा, तू रहेगा, तू भैया हाइड्रोजन के भी साथ रहेगा और तू क्षारीय धातुओं के साथ भी रहेगा, रहेगा जरूर। लेकिन तो इसने क्या किया भैया, जो हमारे मेंडली बाबा थे, इन्होंने इसको बेचारे को बांट दिया। बोले तू इधर जा और तू इधर जा। मतलब क्या किया, जो हाइड्रोजन था इसको बेचारे को इन्होंने क्या किया, बेचारे को सीधे दो जगह धर दिया। बोले नहीं, तू इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, तू यहाँ नहीं रह सकता। अब जब रख दिया तो कोई बात नहीं, तो इसकी स्थिति निर्धारित नहीं थी, निर्धारित नहीं थी तो कोई बात नहीं। अब देखिए, असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखना, ये भी इनकी सारणी का बहुत बड़ा दोष था कि इन्होंने क्या किया, जैसे वैसे इनकी सारणी में क्या मिल रहा था कि भैया तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, और साथ ही साथ एक चीज़ ये भी मिल रही थी कि जो तत्व थे उनमें एक वर्ग में जो तत्व थे उनके गुणों में कुछ ना कुछ समानता थी, या तो उनका भौतिक गुण समान था या उनका रासायनिक गुण समान था। लेकिन इन्होंने कुछ जगह क्या कर दिया कि उनके ना तो भौतिक गुण समान थे और ना रासायनिक गुण समान थे, मतलब असमान गुण वाले थे, और समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया। अब भाई बताओ, इन्होंने अपना रूल खुद ही फॉलो नहीं किया तो आवर्त सारणी में दोष तो निकल नहीं थे, तो इस कारण इनकी ये आवर्त सारणी ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं समस्थानिकों को उचित स्थान नहीं दिया। अरे भैया, इनकी सारणी का परमाणु भार का जो परमाणु भार था वो तो इनका आधार था, तो ये समस्थानिकों को भैया कहाँ से दे देंगे, तो समस्थानिकों को अच्छा उचित स्थान नहीं दे पाए इसीलिए। ठीक है, अब बात करते हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी, देखिए ये चीज़ मेन है। आधुनिक आवर्त सारणी, देखिए इसी से रिलेटेड चीज़ें हम ज़्यादातर पढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी क्या होती है, तो आधुनिक आवर्त सारणी को अब देखिए कि इस आवर्त सारणी में की निम्न विशेषताएं हैं। पहली विशेषता देखिए दोस्तों कि इसमें भी देखिए, इसमें भी 7 36 कॉलम होते हैं, जिनको क्या कहते हैं हम, आवर्त कहते हैं। ठीक है, आवर्त कहते हैं। 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं। 18 का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, 18 का मतलब आप समझ लीजिए। अब देखिए इसे, इन्हें वर्ग कहते हैं या उपसमूह कहते हैं। अब देखिए, जो एस ब्लॉक होता है उसमें 2 समूह होते हैं, जो पी ब्लॉक होता है उसमें 6 समूह होते हैं। ठीक है, 6 समूह समूह होते हैं। ठीक है, और डी ब्लॉक होता है उसमें 10 होते हैं। तो आप गिन लीजिएगा, 2, ठीक है, 2 6 8 8 और 10 18। ठीक है, अब देखिए इस सारणी में क्या होता है, एस पी डी एफ ब्लॉकों में बांटा गया है। एस पी, जो ये नहीं है, सॉरी, डी और एफ। ठीक है, डी और एफ, अगर आपसे पूछ ले कि आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो हमारी धातुएं हैं वो कौन कौन से ब्लॉक में रखी गई हैं, तो देखिए जो धातुएं हैं वो डी और एफ ब्लॉक में रखा गया है उनको, धातु को। ठीक है, पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु तीनों प्रकार के तत्वों को रखा गया है। जो पी ब्लॉक होता है जिसमें 6 समूह होते हैं, उसमें क्या है कि धातु, अधातु, उपधातु, आपको तीनों प्रकार के तत्व मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें अक्रिय गैसों को शून्य वर्ग में, मतलब अक्रिय गैसें, देखिए जैसा कि मैं बोल रहा था कि अक्रिय गैसों को शून्य वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें हाइड्रोजन को फर्स्ट ए वर्ग में रखा गया है, ये भी बात इसकी विशेषता ही है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। इस सारणी में का आधार देखिए परमाणु क्रमांक है। इसका क्या था, इसका देखिए परमाणु भार था, जो हमारी मूल आवर्त सारणी है। ठीक है, अब मूल आवर्त सारणी है मेंडलीव की, तो उसका तो परमाणु भार था, और जो आधुनिक है, आधुनिक, तो उसका क्या है, परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज कि इस सारणी में लेंथेनाइट और एक्टेनाइट को 2 श्रेणियों में अलग स्थान दिया गया, वो भी नीचे की ओर। ठीक है, नीचे की ओर अलग स्थान दिया गया। अब बात करते हैं आवर्तों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड। ठीक है, ये चीज़ भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट आवर्त। ठीक है, तो फर्स्ट आवर्त में केवल 2 तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से भैया, वो होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, दोनों ही बहुत ही बेहतरीन तत्व हैं। एक का परमाणु क्रमांक 1 होता है और दूसरे का 2 होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भैया, हम अति लघु आवर्त। अब देखिए, अब बात करते हैं हम दूसरा और तीसरा आवर्त। इसमें क्या होते हैं, 8 तत्व रहते हैं, 8 तत्व रहते हैं। ठीक है, और पाए जाते हैं, इसलिए इनको लघु आवर्त कहा जाता है। देखिए ये चीज़ आप अपने आप लिख सकते हैं, मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ, आपको अच्छी तरीके से पता होगा। देखिए इसमें भी क्या है, फर्स्ट ए ग्रुप में, ये तो आप इतनी चीज़ देखिए, केवल इतनी चीज़। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, तो बस आप इतनी चीज़ देखिए, और मैं इसका एक तरीका बता रहा हूँ कि आप इसको लिखते कैसे हैं। जो मैं ये वर्ग बता रहा था आपको, ये देखिए, इस यहाँ से समझिए। देखिए पहला क्या है, आवर्त। आवर्त कौन कौन से होते हैं हमारा, पहला होता है अति लघु आवर्त। ठीक है, पहला होता है अति लघु आवर्त, दूसरा होता है लघु आवर्त, फिर होते हैं दीर्घ आवर्त, फिर होते हैं अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त होते हैं मतलब बहुत बड़े बड़े। अब देखिए मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ इस चीज़ में। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या होंगे, इसमें होते हैं मात्र 2 तत्व।
ठीक है। लघु आवर्त कौन कौन सा होता है? लघु आवर्त होता है हमारा तीसरा और चौथा। इसमें कितने तत्व होते हैं भैया? इसमें होते हैं 8 8, ठीक है, 8 8 तत्व होते हैं। अब बात करते हैं दीर्घ आवर्त। दीर्घ आवर्त में क्या होते हैं भैया? ये होता है हमारा, यहाँ तो तीसरा चौथा हो गया, यहाँ होता है पाँचवा और छठा, ठीक है, पाँचवा छठा, ठीक है। ये दूसरा तीसरा, ये यहाँ पर तो देखिए एक ही आवर्त होता है, पहला, ये होता है दूसरा, ठीक है, और तीसरा। अब दूसरा तीसरा हो गया, अब ये हो गया चौथा और पांचवा, ठीक है। और इसमें कितने तत्व होते हैं भैया? 18 और 18 तत्व होते हैं। ध्यान दीजिए, जो लिख रहा हूँ उससे ध्यान दीजिए पहले, ठीक है। और ये बाद में आता है छठा तत्व भैया, छठा आवर्त, और ये सातवां आवर्त। और ये दोनों जो आवर्त होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं भैया। इनमें कितने समाते हैं भैया? 32 32। अब आप इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं? ये वाला देखिए, ये है हमारा शिव शक्ति बैंक्वेट हॉल। देखिए शिव शक्ति बैंक्वेट हॉल जो है ये छोटा है, तो इसमें क्या होगे, मान लीजिए इसमें 2 बारात एक साथ रह सकती हैं। यहीं अगर हम बात करें सीवी सिंह की, तो ये आप मान लीजिए इसको लघु आवर्त, इसमें हमारी 8, वैसे इतनी ज़्यादा रह नहीं सकती, लेकिन हम बस अपने ट्रिक के लिए मान लेते हैं, तो इसमें 8 बारातें रह सकती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है। अब देखिए दीर्घ आवर्त है, इसमें 18 बारातें रह सकती हैं, तो इसको हम क्या मानेंगे? इसको जो दीर्घ आवर्त है ये भैया हम मान लेंगे सम्राट पैलेस, ठीक है। सम्राट पैलेस में कितनी रहती हैं? 18 बारातें रह सकती हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें अति दीर्घ आवर्त, तो देखिए अति दीर्घ आवर्त जो है हमारा वो है साईं सुधा वाटिका जो बैंक्वेट हॉल है, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें क्या रह सकते हैं भैया? जब बड़ी चीज़ है तो उसमें कितने ज़्यादा रहेंगे, तो 32 32 तत्व रह सकते हैं, ठीक है। ये तरीका था, तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए। देखिए इससे क्या होता है, हमें फन भी मिलता है और फन के साथ साथ हमें याद भी हो जाता है कि हम बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहीं से बस इतना ही है। अगर आप आवर्त का वर्गीकरण जानना चाहते हैं तो देखिए ये बस इतना ही है, आवर्त का वर्गीकरण बस इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब देखिए वर्गों की विशेषताएं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्गों की विशेषताएं यानी कि क्वालिटीज़ ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो किसी तत्व की वर्ग संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। मान लीजिए कोई वर्ग, देखिए ये मैं चीज़ें पहले से ही बताते आ रहा हूँ, तो बार बार रिपीट करने से आप शायद भूल भी सकते हो, इसीलिए मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो वर्ग की विशेषता बस इतनी होती है। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ आप देखिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर आप समझिए, ऊपर से नीचे की ओर मतलब ऊपर से यहाँ से चला मैं, यहाँ से ये नीचे की तरफ आया, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ आया, तो मैं कहाँ को आ रहा हूँ? नीचे की तरफ। तो अब आप आगे देखिएगा कि क्या होता है। जब मैं नीचे आऊँगा किसी भी वर्ग में, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, मतलब जो भी तत्व होगा उसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। जो उसका विद्युत धनात्मक गुण होगा वो भी बढ़ेगा, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता घटती है, आयन विभव भी घटता है, और इलेक्ट्रॉन बंधुता भी घटती है, ठीक है। बस इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्तों को 4 भागों में बांटा गया है। इनको SPDF में बांटा गया है। इस प्रकार इस वर्गीकरण से यह मालूम होता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोस्तों जानना चाहेंगे, देखिए ये एक बात, हम आज केवल S ब्लॉक के तत्व ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम P ब्लॉक और D ब्लॉक और F ब्लॉक इन सारी चीज़ों को भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि S ब्लॉक क्या होता है। तो देखिए इस ब्लॉक में 2 समूह फर्स्ट ए और सेकंड ए होते हैं, और फर्स्ट ए के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है, जबकि सेकंड ए, ठीक है, ध्यान दीजिए, सेकंड ए वर्ग में जो भी होते हैं तत्व उन्हें क्या कहा जाता है भैया? क्षारीय मृदा धातु, ठीक है, क्षारीय मृदा धातु। और देखिए धातु की बात हो गई। अब देखिए धातु अधातु आप बताइए, मैंने पहले चैप्टर में बताया नहीं बताया है? ऑलरेडी बता रखा हूँ। धातु के अंदर क्या गुण होता है भैया? वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। इनकी संयोजकता धनात्मक होती है, ठीक है, धनात्मक होती है। इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1 व +2, ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। और ये मुलायम धातु होती हैं। कैसी होती हैं भैया? मुलायम धातु होती हैं। जो एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो ज़्यादातर कैसे होंगे? मुलायम होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी परमाणु त्रिज्याएं अधिक होती हैं या ज़्यादा होती हैं, बड़ी होती हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप पेपर में भी जो चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, और इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कम होती है, इसकी तरह, बिल्कुल इसकी तरह, ठीक है। इसमें घटता है, और तो घटता है तो मतलब कम तो होगा ही यार, ठीक है। एस ब्लॉक के तत्व
एस ब्लॉक, अब ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो एस ब्लॉक में 2 वर्ग ही तो होते हैं, और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे, वर्ग की विशेषता ही पढ़ रहे थे। ठीक है, वर्ग की विशेषता ये चीज़, तो इस चीज़ को आप देखिए नेक्स्ट आप क्या देखेंगे कि इसमें 13 तत्व पाए जाते हैं, 13 तत्व। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि है लीना का रफ से फरियाद, इसे देख कर, इसे आप जब आप बनाकर जब आप तत्व निकालोगे, ठीक है, एक दिन मैं क्या करूँगा, जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं क्या करूँगा कि आवर्त सारणी जो है ना, जो हम पढ़ते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी, उसके बारे में एक एक छोटी से छोटी जानकारी भी आपको दे दूंगा, क्योंकि ऐसे समझ लीजिए ये जो चैप्टर है इसमें पूरे में बस यही है और कुछ नहीं है, पूरे चैप्टर में यही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, तो आप बस उतनी चीज़ें ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।